हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज के हम क्लास में चर्चा करेंगे करंट अफेयर वीकली, जो है 5 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच। ये आपके काम देगा आर ओ प्री एग्जाम 2023 वाले में। उत्तराखंड का पीसीएस प्रीलिम्स आने वाला है, 29 जून को होगा उसमें, और यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है, ये टोमेटो चिली और कंडियप्पा को जीआई टैग दिया गया है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। टोमेटो चिली ये तेलंगाना का 18वां जीआई टैग वाला उत्पाद है। ये बंगनापल्ली आम और तंदूर लाल ग्राम के बाद तीसरा कृषि जीआई टैग वाला उत्पाद है। यह अपने चमकीले लाल रंग, गोल टमाटर जैसी आकृति के लिए जाना जाता है। ये एक मिर्च है। दूसरा देखते हैं, कंडियप्पा मैट। इससे जीआई टैग दिया है। ये कहाँ का है? ये केरल का है। पहला जनजातीय हस्तशिल्प उत्पाद बन गया है, यानी केरल के पहला जीआई टैग कंडियप्पा मैट को दिया गया है। ये किससे बनाया जाता है? तो ये मैट बांस की नरम परतों से बनाई गई। यह मैट अपने अनूठे गुणों के लिए जानी जाती है, जैसे सर्दियों के दौरान गर्मी प्रदान करना और गर्मियों में शीतलता प्रदान करना। केरल जाना जाता है इलायची का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। अगला टॉपिक देखते हैं, ये श्री हरिश्चंद्र ठाकुर की जयंती प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इनके बारे में जानते हैं। तो प्रधानमंत्री ने श्री हरिचंद ठाकुर, जिनका टाइम पीरियड था 1812 से 1878, तो उनकी 214वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और मथुआ धर्म महामेला 2025 के लिए शुभकामनाएं दी। आगे जानेंगे हम मथुआ धर्म महामेला कहाँ आयोजित किया जाता है, जानते हैं इनके बारे में। हरिचंद बंगाल के समाज सुधारक थे, जिन्होंने नामशूद्र या मथुआ संप्रदाय की स्थापना की। किस उद्देश्य से? जाति उत्पीड़न का विरोध करने के लिए। यह एक सुधारवादी वैष्णव आंदोलन था, जिसने नामशूद्र, माली और तेली जैसे उपांतिकृत समुदायों को आकर्षित किया। मथुआ धर्म महामेला ये हरिचंद की विरासत का प्रतीक माना जाता है। इस समुदाय ने सीएए अधिनियम के क्रियान्वयन को स्वीकार कर लिया है। मथुआ कौन है ये समुदाय? ये सामाजिक धार्मिक समूह है जो मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान या वर्तमान में बांग्लादेश में, जिनमें से अनेक व्यक्तियों ने वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण ली। इसका मतलब ये पश्चिम बंगाल में आपके देखने को मिलता है। और जो ये मथुआ धर्म महामेला ये भी पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। आगे देखते हैं, बर्ड फ्लू अभी चर्चा में रहा, इससे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जो वर्ष 2021 के बाद से भारत में H5N1 के कारण दूसरी मानव मृत्यु है। बर्ड फ्लू, इसको H5N1 इसका सब टाइप है। बर्ड फ्लू क्या है? ये एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है, जो वन्य और साथ ही घरेलू प्रकार के पक्षियों को प्रभावित करता है। यह एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होता है, जिसके सब टाइप है H5N1 और H5N8। मानव पर इसका पहला संक्रमण 1997 में हांगकांग में दर्ज किया गया था। अब यदि बात करें इसके पूरे वर्ल्ड में, तो इसमें सबसे अधिकांश जो मामले हैं वो एशिया में दर्ज किए गए हैं। तो इसका कारण संक्रमित पक्षियों के साथ निकट संपर्क था। H5N1 मुख्य रूप से संक्रमित जीवित या मृत पक्षियों, दूषित वातावरण जैसे जीवित पक्षियों का बाजार के साथ प्रत्यक्ष संपर्क में होने के माध्यम से संचरित होता है। इसके बर्ड फ्लू के लक्षण की बात करें, तो इसमें तीव्र बुखार, खांसी, गले में खरांश, मांसपेशियों में दर्द शामिल है। टीकाकरण की बात करें तो इसका कोई अभी तक कोई टीका नहीं बना, लेकिन दूसरी दवाइयों से ही इसका उपचार किया जाता है, इसलिए इसका कोई टीका नहीं है। आगे बात करते हैं, पीपल पका बांध पुनरुद्धार योजना, इसको लेकर के अभी विरोध किया जा रहा है उड़ीसा में। जानते हैं इसके बारे में? उड़ीसा सरकार द्वारा गंजम जिले के पीपल पका में
रुषिकुल्या और ओडांगी नदियों के संगम पर बांध बनाने के पुनर्जीवित प्रस्ताव से पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों की ओर से नए सिरे से विरोध शुरू हो गया है। क्यों विरोध हो रहा है भाई? स्थानीय अधिकारियों को दावा है कि इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराना है, जो वहाँ के अधिकारी बोल रहे हैं। लेकिन पर्यावरणविदों का आरोप है, ये क्या है कि इनका एक गुप्त एजेंडा है। क्या गुप्त एजेंडा है? कि गोपालपुर में अडानी समूह के बंदरगाह सहित उद्योगों को पानी की आपूर्ति करना है। इस वजह से विरोध किया जा रहा है। अब जानते हैं ऋषिकुल्या नदी के बारे में। यह उड़ीसा के कंधमाल जिले में ऋषिमाला पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जारो, बदानादी, बगुआ, धनई और घोगा खाड़ा। ये बात करते हैं ऋषिकुल्या नदी की, तो आपकी चिल्का झील के थोड़ा दक्षिण में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। इनकी पुण्यतिथि 8 अप्रैल को मनाई गई। इनका जन्म की बात करें तो 27 जून 1838 को पश्चिम बंगाल के नेहाटी में हुआ। साहित्य की बात करें तो आनंदमठ, यानी ये ऐसी कृति थी साहित्य जो अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले प्रतिबंधित किया गया था। तो आनंदमठ जैसी कृतियों के माध्यम से आनंदमठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन भी किया गया है और इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई साहित्य के माध्यम से। भारत का राष्ट्रगीत की हम बात करें, वंदे मातरम, तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंदमठ से ही लिया गया है, जो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया है। इनकी प्रसिद्ध कृतियों की बात करें तो राजमोहन वाइफ 1864 भारतीय द्वारा अंग्रेजी में रचित पहला उपन्यास है। उनके उपन्यासों में बात करें तो दुर्गेश नंदिनी 1865, कपाल कुंडला 1866, विश्व वृक्ष 1873। इसमें इन्होंने महिला अधिकार, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की। धार्मिक रचनाओं की बात करें तो ये इनकी कृष्ण चरित्र शामिल है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन 1872 की शुरुआत की, जिसका बंगाली राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में अहम योगदान रहा। अब बात करते हैं इंडिया स्किल्स एक्सीलेटर। तो इसे किसने शुरू किया है? इसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से इस पहल का शुभारंभ किया है। यह भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का समर्थन करती है। इसका उद्देश्य भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाना है। इसके 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला, उभरती कौशल मांगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। दूसरा, मजबूत सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना। और तीसरा, अधिक अनुकूल और लचीले कौशल वातावरण के निर्माण के लिए संस्थागत ढांचे को उन्नत करना। ये प्रमुख क्षेत्रों में काम करेगा। कौन कौन से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एनर्जी। आगे बात करते हैं ओटावा लैंडमाइन कन्वेंशन। अभी चर्चा में रहा। किसलिए चर्चा में रहा? तो नाटो के जो सदस्य हैं रूस से लगी सीमा के निकट, पोलैंड, फिनलैंड और 3 बाल्टिक, एस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया, यहाँ पे इनकी स्थिति है। तो इन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से बढ़ते सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए 1997 के ओटावा कन्वेंशन से अलग हो रहे हैं। ठीक है, अब जानते हैं ओटावा कन्वेंशन 1997 ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके अंतर्गत एंटी पर्सनल लैंडमाइन के उपयोग, उत्पादन, भंडारण और हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया है। लैंडमाइन क्या होता है? ये छुपे हुए विस्फोटक यंत्र होते हैं जो मानव की निकटता अथवा दबाव से सक्रिय हो सकते हैं। इसको लेकर के चर्चा में रहा। बात करें इसकी तो यह हस्ताक्षरकर्ताओं को 4 वर्षों के भीतर इस प्रकार के भंडारों को नष्ट करने, लैंडमाइन वाले क्षेत्रों को साफ करने और पीड़ितों की सहायता करने के लिए बाध्य करता है। इसका कब अंगीकरण किया गया? तो अंगीकरण किया गया 18 सितंबर 1997 को। कहाँ? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में राजनीतिक न्यायिक सम्मेलन में अंतिम रूप दिया गया और ये 1 मार्च 1999 को लागू हो गया। इसके सदस्य वर्ग की बात करें
तो 164 इसके मेंबर हैं। और बात करें यूएसए, रसिया और इंडिया, ये इस ओटावा कन्वेंशन के पक्षकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 150वीं सभा आयोजित हुई। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने भाग लिया। कहाँ पे हुआ? तो ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित हुई 150वीं बैठक। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट पूछ सकता है पेपर में कि हाँ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 150वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ। जानते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में? तो ये इसे 1889 में स्थापित इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन संसदीय कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने वाला राष्ट्रीय सांसदों का एक वैश्विक संगठन है। इसकी हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा में। इसमें 182 संसद सदस्य और 15 सहयोगी सदस्य 2025 के अनुसार। मुख्य रूप से सदस्यों के योगदान से वित्त पोषित होता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इसका एक नारा भी है, फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सांसदों को जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सशक्त बनाकर लोकतांत्रिक शासन, संवाद और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। ये आईपीयू असेंबली, यह इसका एक वैधानिक निकाय है जो लोकतंत्र, मानवाधिकार, शांति और सतत विकास पर प्रस्तावों पर चर्चा करने और उनका अंगीकरण करने के लिए वर्ष में 2 बार बैठक आयोजित करता है। अब अगला टॉपिक बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर भारत का पहला स्टेशन स्थापित किया गया है उधम सिंह नगर, जम्मू कश्मीर का जिला है, वहीं इसके नत्था टोप में। देखते हैं, भारत ने जम्मू कश्मीर के नत्था टोप, उधम सिंह नगर जिला, जम्मू कश्मीर में हिमालय उच्च तुंगता वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, जो वैश्विक जलवायु विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रणनीतिक अवस्थिति की बात करें तो यह केंद्र नत्था टोप में समुद्र तल से 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसका निर्धारण इसकी स्वच्छ वायु और न्यूनतम प्रदूषण के कारण किया गया है। आगे, जो इस केंद्र को उच्च सटीकता वाले वायुमंडलीय और जलवायु माप के लिए आदर्श बनाता है। अनुसंधान क्षेत्र क्या है? यह केंद्र मेघ निर्माण यानी बादलों का निर्माण, एरोसोल के अंतरक्रिया और मौसम पैटर्न पर अत्याधुनिक अध्ययन की सुविधा प्रदान करेगा। महत्व, इसका महत्व है इससे जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नेतृत्व सुदृढ़ होगा और इससे वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों में सहायता मिलेगी, जिससे देश के नेट जीरो एमिशन 2070 के प्रति प्रतिबद्धता भी शामिल है। बात करते हैं नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025। तो इसका 14वां संस्करण है, चेन्नई में आयोजित किया गया। किस किस के बीच होता है? रूस और भारत के बीच होता है। यह 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण में चेन्नई में हार्बर फेज, जिसमें विशेषज्ञों का आदान प्रदान और जहाज़ों का दौरा शामिल था। दूसरे चरण सी फेज बंगाल की खाड़ी में हुआ, जिसमें सामरिक युद्धाभ्यास, वायुरोधी संचालन और हेलीकॉप्टर लैंडिंग जैसे उन्नत अभ्यास शामिल थे। इस अभ्यास में जो रूसी जहाज़ों ने भाग लिया उनके नाम है पेचंगा, रेजकी, अलदार और तसी टैंग ठापो। और भारतीय युद्धपोतों में शामिल है राणा, कुठार और P-8I एयरक्राफ्ट ने भाग लिया। कब से शुरू हुआ था? ये 2003 से नियमित रूप से आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। तो इसका कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था। बात करते हैं, जापान ने बनाया 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन। तो जापान ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन हात्सुशिमा स्टेशन का निर्माण किया है, जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर मात्र 6 घंटों में पूरा किया गया। डायरेक्ट पूछ सकता है कि हाँ, 3D प्रिंटेड से ट्रेन स्टेशन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो वो जापान होगा। स्टेशन को ये 3D प्रिंटेड हिस्से जो कंक्रीट से निर्मित विशेष मोर्टर से बनाए गए थे, वो अलग अलग ट्रकों द्वारा निर्माण स्थल पर लाया गया। उसके बाद जिससे श्रम की आवश्यकता और साइट पर निर्माण करने में लगने वाले समय की बचत हुई, जिसे फिर कम समय में असेंबल कर दिया गया। क्या है 3D
प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिजिटल डिजाइन के आधार पर सामग्री को परत दर परत जोड़कर 3 डायमेंशनल वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। आगे बात करते हैं ज्योतिबा फुले। ये इस वजह से इम्पोर्टेंट होते हैं, जितने भी समाज सुधारक है जिनकी जयंती मनाई जाती है कि हाँ उनसे रिलेटेड उनका साहित्य पेपर में पूछ लेता है, तो जयंती भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ज्योतिबा फुले की 11 अप्रैल को जयंती मनाई गई। इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? तो ये महाराष्ट्र में 11 अप्रैल 1827 को हुआ। और वह एक अग्रणी समाज सुधारक थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता का विरोध किया, दलित और महिलाओं के अधिकारों की मांग की और भारत में अनेक सामाजिक न्याय आंदोलनों की भी शुरुआत की। समाज सुधार में क्या योगदान? इन्होंने रूढ़िवादिता का विरोध किया, ज्योतिबा फुले ने जाति उत्पीड़न का विरोध किया, चिपलूकर और तिलक जैसे ब्राह्मणवादी नेताओं की आलोचना की, शोषित और महिलाओं के उत्थान के लिए अंग्रेजों का समर्थन भी किया। जाति विरोधी आंदोलन की बात करें तो फुले ने जाति पदानुक्रम का उन्मूलन करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की। गुलामगिरी में जाति उत्पीड़न की तुलना अमेरिकी गुलामी से की है। गुलामगिरी इनकी साहित्य पुस्तक है। इनके अन्य प्रकाशन देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तृतीय रत्न 1855 में रिलीज हुई। पोवाडा छत्रपति शिवाजी राजे भोसले याचा 1869। गुलामगिरी 1873 में रिलीज। और शेष कन्याचा असूड 1881 में। 1877 में कृष्णराव पांडुरंग भालेकर द्वारा शुरू किया गया मराठी साप्ताहिक पत्र, क्या था नाम? दीनबंधु, सत्यशोधक समाज के लिए एक अभिव्यक्ति मार्ग के रूप में कार्य करता था। बात करते हैं यात्रा उत्सव। त्रिपुरा में इसका आयोजन किया जा रहा है। एक लोकनाट्य रूप का जश्न मनाया जा रहा है वहाँ पर। तो इसकी यात्रा के बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ कहाँ मनाया जाए? बंगाल उड़ीसा में प्रचलित एक लोकप्रिय रंगमंच है। ऐतिहासिक उत्पत्ति की बात करें तो 16वीं शताब्दी में वैष्णववाद और भक्ति आंदोलन के उदय से जुड़ा हुआ है, जिसका नेतृत्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था। क्या है ये? एक मिश्रित कला रूप है जिसमें मिश्रित साधनों का रंगमंच भी कहा जाता है, जिसमें गीत, नृत्य, अभिनय और गायन का संयोजन होता है। चित्रित विषय तो क्या होते हैं? पौराणिक कथाएं, धर्मनिरपेक्ष कहानियां, हास्य, वीरता और नाट्य। पनामा नहर भी अभी डोनाल्ड ट्रंप के वजह से अधिग्रहण को लेकर के चर्चा में रहा था। अभी इनके बीच एक समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है? इसमें दो, ये आपकी पनामा नहर हो गई, इसमें दो पोर्ट हैं। अब यदि पनामा नहर चर्चा में है तो आपको पता होना चाहिए कि पनामा नहर पर कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो ये पोर्ट ऑफ क्रिस्टोबल है और दूसरा पोर्ट ऑफ बालगोवा है। बात करते हैं इसलिए चर्चा में रहा। अमेरिका और पनामा ने एक नए रक्षा और सुरक्षा समझौते का अधिकरण पूरा किया है, जिसका उद्देश्य पनामा नहर पर चीन के बढ़ते प्रभुत्व को कम करना है। पनामा नहर के बारे में जानते हैं, इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण मूलतः 1914 में हुआ था। इस पर अमेरिका का नियंत्रण था। ठीक है। 1979 में नहर का नियंत्रण पनामा नहर आयोग को दे सौंप दिया गया, जो अमेरिका और पनामा की एक संयुक्त एजेंसी थी। और अंततः 1999 में पूर्ण रूप से इसको पनामा जो देश है उसको सौंप दिया गया। यह पनामा के संकीर्ण इस्तुमुस के माध्यम से अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, जिससे अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी लगभग 8000 समुद्री मील कम हो जाती है। इसी तरीके से स्वेज नहर के बारे में बात करें तो स्वेज नहर, एक बार क्वेश्चन पूछा कि स्वेज नहर की वजह से भारत और यूरोप के बीच में कितनी दूरी कम हो गई थी, तो उसमें आंसर था 7000 किलोमीटर। तो इसी वजह से ये भी हो सकता है कि हाँ ये बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला टॉपिक देखते हैं, न्यू पंबन ब्रिज। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी इसका उद्घाटन किया है। तो ये आपका हो गया रामेश्वरम, और रामेश्वरम को मेनलैंड तमिलनाडु से जोड़ता है। यहाँ पर नया ब्रिज बनाया गया। तो प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है, जिसमें रामेश्वरम और मुख्य भूमि भारत के बीच संपर्क बढ़ेगा। इसे रेल मंत्रालय के अधीन किसने डेवलप किया?
रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया और इसे 100 वर्षों से अधिक समय तक चलाने के लिए बनाया गया। यह पाक जलडमरू मध्य में। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि कितना किलोमीटर है। 2.07 किलोमीटर लंबा पुल है, यानी यहाँ से और इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये आपकी 2.07 किलोमीटर। कब बनाया था? तो इसने किसकी जगह ली है? 1914 में बने पम्बन ब्रिज की जगह ली है, न्यू पम्बन ब्रिज में। इसमें हम बात करें, इसमें 72.5 मीटर का ऊर्ध्वाधर लिफ्ट स्पोन है। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ से ऊपर को 72.5 मीटर ऊपर उठ जा सकता है जहाज़ों को क्रॉस कराने के लिए, और फिर नीचे ट्रेन के लिए फिर नीचे 72.5 मीटर आ जाता है, जो जहाज के गुजरने के लिए 17 मीटर ऊपर उठता है। तो इसकी जो कुल है लंब ऊंचाई है वो इतनी है। पुराने पंबन पुल का निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था। यदि चर्चा में है तो पूछ सकता है। और 1914 में इसे यातायात के लिए खोल दिया गया। यह भारत का पहला समुद्री पुल था जिसे व्यापार के लिए बनाया गया था। अगला, ये पुल विश्व के प्रमुख पुलों में से एक है। जैसे बात करें, ऐसे ही गोल्डन गेट अमेरिका में है, टावर की बात करें ब्रिटेन में है, ओरिसंड की बात करें तो ये डेनमार्क और स्वीडन को जोड़ने वाले पुलों में, मतलब विश्व स्तर पर इसका एक अपना महत्व है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।